बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू अबूज़र, और आपको वेलकम। थैंक यू। और जैसे कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मैं सुबह भी देख रहा था कि धुंध भी है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। लाहौर में खुसूसन इतनी देर तक इतनी सर्दी बहुत अरसा पहले नहीं देखी। बिल्कुल। और कल दोपहर में धूप निकली हुई थी, मतलब मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था, और रात में एकदम से फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, धुंध नजर आना शुरू हो गई, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ। तो फिर वही एक सिलसिला जो है कि अभी सर्दियां बरकरार हैं और अभी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जनवरी तक तो एंड ऑफ जनवरी तक तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में अच्छी खासी सर्दी है। सवात है या गिलगित बल्तिस्तान है, वो बर्फबारी भी हो रही है। उसकी वजह से जो इसका इफेक्ट होता है वो प्लेन एरियाज में भी आता है, इसीलिए पंजाब में भी खासा अभी सर्द मौसम है। सिंध में भी मौसम अच्छा खासा सर्द है। कराची की खुसूसन बात करें तो वहाँ के भी शहरी जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं ये लंबा सीजन। बिल्कुल। आपने एंड ऑफ जनवरी की बात की, तो एंड ऑफ जनवरी की डेडलाइन जो है वो और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सियासी दर्जा हरारत के हवाले से। 31 जनवरी की डेडलाइन जो पीडीएम ने दी है इस्तीफों के हवाले से, उससे पहले आज एक और बड़ा इवेंट में कहूंगी होने जा रहा है, और इवेंट वो ये है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है जी पीडीएम की जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के बाहर, और बड़ा सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी किया जाएगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन क्या है उस पर भी डिस्कशंस होंगी, और फिर टेस्ट क्रिकेट की जो सीरीज शुरू होने जा रही है जनूबी अफ्रीका के साथ, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज इलेक्शन कमीशन के बाहर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। हुकूमत ने रेड जोन में दाखिले की इजाजत दे दी। पीडीएम ने फरवरी में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की मंजूरी दे दी। कठपुतली को घर भेज कर रहेंगे, बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा इमरान खान 2.5 साल बाद भी ट्रेनिंग पर हैं। विफाकी हुकूमत ने आवाम को लावारिस छोड़ दिया। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, एक दिन में मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 1800 अफराद में वायरस की तस्दीक। टिकटॉक स्टार हरीम शाह मुफ्ती अब्दुल कवी का एक और स्कैंडल कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो कुव्वत है उसमें मेजॉरिटी उनके मदरसों के बच्चे होते हैं, और ये बात किसी हद तक इसलिए भी ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो रही है क्योंकि अगर ऐसे बच्चे आते हैं, एहतजाज होता है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होती है, तो फिर बच्चे ही टारगेट बन जाते हैं जिसको बचाना चाहिए। इसके अलावा एहतजाज के लिए उन्होंने कहा है कि फ्री हैंड देंगे, कोई रुकावट नहीं नज़र आएगी, लेकिन हिफाजती इंतजाम हम पूरे करेंगे, और किसी ने कानून हाथ में लिया तो वो ये ना कहे कि कानून किस तरह उन्हें हाथ में ले लिया गया है। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आईनी इदारे के सामने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। और शेख रशीद ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान से कहना चाहता हूं कि आपने ज्यादा नुकसान उठाना है। किशमिश पिस्ते बादाम वाला हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा। आपको पता है फिर जब वो बात करते हैं तो फिर वो बीच में जो है वो एक चुटकुला सा भी छोड़ देते हैं शेख रशीद साहब। तो ये वही हुआ कि कश्मकश में 2-4 नहीं होना, बल्कि आपको किशमिश पिस्ते खिलाएंगे, काजू भी खिला दीजिएगा। उसके फायदे मैंने आपको कल बताए थे, बड़े ज्यादा होते हैं। तो अब ये लग रहा है ऐसा कि वो काफी तैयारी के साथ बैठी है हुकूमत भी और साथ पीडीएम भी। अब तैयारी इस वक्त ग्राउंड में कैसी है वो हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, किस तरह से मामला देख रहे हैं कि वो हैंडल करिए गवर्नमेंट, और जो पीडीएम है उसकी तैयारी कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। उस्मान बताइएगा मामलात कैसे देख रहे हैं आप? इस तक पीडीएम की तैयारी है, गवर्नमेंट ने कैसी तैयारी की है इसको काउंटर करने के लिए? अबूज़र यकीनन आज इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई सुहाना है, मगर सियासी पारा आज इस्लामाबाद का बहुत हाई होने जा रहा है। और आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। अभी की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स के जवान मौजूद है, ख़वातीन पुलिस मौजूद है, ज़िले इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद है। इस कदर पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता अभी तक तो कोई कारकुन और लीडरशिप में से कोई यहाँ पर नहीं पहुँच सका। अलबत्ता जो वक्त दिया गया था कि 10 बजे के बाद मुजाहरों का आगाज़ होगा, मुख्तलिफ अजला से
मुख्तलिफ तहसीलों से रैलियाँ रवाना होगी, मगर जो लीडरशिप होगी वो उसको लीड नहीं करेगी। लीडरशिप कश्मीर चौक पर जमा होगी, जहाँ से वो मुश्तरका तौर पर इस रैली की क़ियादत करते हुए इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँचेगी। अगर हम आज की सूरत हाल की बात करें तो पीडीएम ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो बिल्कुल वाजिया केस है, जिसमें तमाम तर सबूत मौजूद है, और ये केस गुज़श्ता रोज़ भी जब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि इमरान खान के जो करीबी साथी है अकबर एस बाबर, उनके करीबी दोस्त भी थे, उन्होंने ही इन पर जो है केस दायर किया था। तो उनके पास तमाम तर शवाहिद मौजूद है और पूरी दुनिया के सामने तमाम तर चीज़ें वाजिया है, मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ताख़ीर का शिकार क्यों हो रही है? इसके खिलाफ आज अपोजिशन जमातें, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी है और मेरे बिल्कुल सामने वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह भी है। तो इस एहतजाजी मुजाहरे से वो दोनों तरफ ये वाज़िया पैगाम देंगे कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसकी नाअहली है, उसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और एक खत भी तहरीरी तौर पर मौलाना फजल रहमान ने तैयार किया। जी उस्मान, एक खत भी तैयार किया है और वो भिजवाया भी गया है, उसके मुहर्रिकात के ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन मुझे पहले ये बताइएगा, ये जो आपने कहा कि आपके पीछे पुलिस तैनात है, फोर्सेस बड़ी तादाद में है और हम देख रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा बैरियर्स भी उठाए हुए हैं, बैरियर्स लगाए भी हुए हैं, तो ये अपनी मतलब दिफाई पोजीशन के अंदर है या रोकने के लिए है? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत से लोगों ने ये कहा, खास तौर पर शेख रशीद ने कहा कि हम रोकेंगे नहीं, रेड जोन में आने की इजाजत है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और एहतजाज कर लें। तो लेकिन आपके पीछे जो मैं पुलिस देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की तैयारी भी ठीक ठाक है कि एक खास लिमिट से आगे प्रोटेस्टर्स को नहीं जाने दिया जाएगा। सीबल, बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ के इजलास में भी ये फैसला हुआ था कि वो आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर एक मैसेज देंगे, एक पैगाम देंगे, और वो जो ख़त की मैं बात कर रहा था वो पढ़कर सुनाया जाएगा पब्लिक को भी और अंदर भी भेजा जाएगा। आज अपोजिशन किसी मुज़ाहमत में हक में नहीं, हाँ अलबत्ता अपोजिशन आज इलेक्शन कमीशन को ये वाजिया पैगाम देकर जाएगी कि अगर फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला जल्द नहीं निपटाया तो आज तो वो आ रहे हैं मुजाहरे की सूरत में, अगली दफ़ा इलेक्शन कमीशन के बाहर वो धरना देगी। मगर हुकूमत की और इंतज़ामिया की अगर हम तैयारियां करें तो बड़ी दिफाई पोजीशन के साथ यहाँ पर पुलिस मौजूद है। 1800 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। CTD की तरबियत याफ्ता ख़वातीन पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स के जवान मौजूद है और दीगर इदारों के लोग यहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता इस तैयारियों से तो इस तरह लग रहा है कि जिस कदर ये लोग आए, तैयारियों से ऐसे लग रहा है कि अगर किसी किस्म का एहतजाज जो है उसमें एग्रेशन आता है तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है, क्योंकि फोर्सेज ऑलरेडी वहाँ पर भरपूर तैयारी से खड़ी हैं। लेकिन ये बताइएगा, आपने कहा कि रैलियों की सूरत में आवाम जो भी उनके सपोर्टर्स हैं वो आएंगे पीडीएम के, और मरकज़ी क़यादत कश्मीर चौक से आएगी, कितना वक्त है? क्योंकि आज दिन के टाइम ही सब कुछ होना है, इलेक्शन कमीशन का दफ्तरी औकात में ही तमाम मामला हल होगा, तो कोई टाइमिंग भी रखी है अपने सपोर्टर्स को? बताया गया है कि इस टाइम तक सब पहुँच जाएँ? अबूज़र, पहला तो प्लान ये था कि सुबह 10 बजे के वक्त मुख्तलिफ कायदीन रैलियों की सूरत में निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान ने 26 नंबर चुंगी जो मोटरवे चौक है वहाँ से रैली को लीड करते हुए आना था। इसी तरह मरीम नवाज़ ने भी 6 रोड से रैली को लीड करना था, पीपल्स पार्टी ने भी और दीगर कायदीन ने भी रैलियों की शक्ल में आना था। मगर क्योंकि जब स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ कि आज का जो मुजाहरा होगा इसमें हर हाल में कायदीन को 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँचना है ताकि दफ्तरी औकात कार में इनको वाजिया पैगाम दिया जा सके, तो इसलिए उन रैलियों को मनसूख कर दिया। अब कारकुनान को 1 बजे कश्मीर चौक पहुंचने की हिदायत की तमाम तर पार्टियों के कारकुनान को कि वो कश्मीर चौक पहुंचे। लीडरशिप जो है वो मुश्तरका तौर पर कश्मीर चौक 1 बजे पहुंचेगी। वहां पर एक कंटेनर तैयार होगा, कंटेनर एक बार फिर तैयार हो चुका है, उस कंटेनर पर लीडरशिप मौजूद होगी। हर पार्टी से एक लीडर, एक कायद, पार्टी का सरबराह जो भी नुमाइंदा होगा वो कंटेनर के ऊपर मौजूद होगा और वो रैली वहाँ से रवाना होगी। और 1 किलोमीटर से ज़ायद का ये फासला है कि वो इलेक्शन कमीशन पहुँचेगी और यहाँ पर आकर फिर जो कायदीन है वो खिताब करेंगे। और दूसरी बात यह कि तमाम तर पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, JUI के हैं, नेशनल पार्टी के हैं, BNP मैंगल के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के हैं, तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस को भी आज यहाँ पर बुलाया गया। पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर मौजूद होंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, वक्तन फवक्तन हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खास तौर पर जब रैलीज की आमद का सिलसिला शुरू होगा तो उस पर भी हम आपसे लाइव अपडेट्स लेंगे। आप वहीं पर मौजूद रहिएगा और खबरें जरा ढूंढते रहिएगा। हम हमारे शो में आकर कुछ ऐसी अनोखी और मजेदार खबरें भी ढूंढकर बताइएगा कि क्या हो रहा है वहां पर। दूसरी तरफ नाज़रीन, चूंकि हम पूरे इशू के ऊपर बात कर रहे हैं और पीडीएम जो प्रोटेस्ट करने जा रहा है वो सियासी ताकत का मुद्दा है ही, लेकिन जैसे उस्मान बता रहे थे कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, मुख्तलिफ शहरों से रैलियों की सूरत में प्रोटेस्टर्स जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, आप तक आवाज आ रही है?
हम इफ्तिखार अहमद साहब से दोबारा रब्ता करेंगे। आई थिंक उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक सवाल जो डेफिनेटली कल एक सहाफ़ी ने पूछा, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो इस एहतजाज में नहीं आ रहे। ठीक है, सबका अपना राइट होता है अफजर, लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है ना कि क्यों नहीं आ रहे, एक बड़ी पार्टी को वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कहा कि मैं जश्न मना रहा हूँ क्योंकि वो जमी इलेक्शन में एक जीत गई पीपल्स पार्टी, तो उमरकोट में GDA के खिलाफ जो इलेक्शन जीती है, तो वो शायद उधर जश्न मनाना उन्हें लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर वो फिर ज्वाइन कर लेंगे अगले मामलात में। ये तमाम सूरत हाल है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने अपने नुमाइंदगान भेज रही हैं, कुछ सीनियर क़यादत भी आ रही है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, ये केस कितना इंपॉर्टेंट है जो फॉरेन फंडिंग का, इस पर हम बात करें। इफ्तिखार साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। सर गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आपको 3 दफा सलाम करी थी, मुझे लगा आप नाराज हैं। मैं नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कि आपके पैनल पे बैठे हुए दोस्तों को मुश्किलात आती हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। आप ठीक ठाक हैं जी इफ्तिखार साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी जी। अब जरा आप इफ्तिखार साहब, जैसे कि हम इस मामले पर बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त लग रहा है खासा अहम होता जा रहा है, फॉरेन फंडिंग केस, आपको क्या लगता है ये जो मामला है कितना इम्पॉर्टेंट है, और खुसूसन इस वक्त ये जो केसेस अब दोबारा से उठ रहे हैं, रीसरफेस हो रहे हैं, बेसिकली जो तारीखें अब जल्दी पे आ रही हैं, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ये जो फॉरेन फंडिंग केस है? पाकिस्तान के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का जो सिलसिला जारी है इतने सालों से, उसमें से एक ये फॉरेन फंडिंग केस है और एक वो ब्रॉडशीट जो का मसला है वो है। अब अगले तकरीबन 2 साल इसी में गुजार दिए जाएंगे। ब्रॉडशीट में किया जाएगा, ये लोगों का टोला है और इनकी करप्शन की दास्तानें पहले नैब के हवाले से सुनाई जा रही थी, अब ब्रॉडशीट के हवाले से सुनाई जाएंगी 2 साल तक। और जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का है तो आपको पता ही है कि 5 साल से पेंडिंग था PTI का, तो उसको तो सुना नहीं गया। उससे पहले 2 और पार्टियों को नोटिस दे दिया गया कि आप भी आओ अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब दो। ठीक, असूली तौर पे जिस सियासी पार्टी ने भी गैर मुल्की पैसा लिया है गैर कानूनी तौर पे, उनको डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए। मेरे नजदीक 20 साल के लिए, कानून शायद इसे कम के लिए कहता है। अगर तीनों पार्टियां डिसक्वालीफाई होती हैं और बैन कर दी जाती हैं तो मुझे कोई अफसोस और दुख नहीं होगा। खुदा के लिए इस मुल्क में जहाँ कानून बनाए ना, और अगर कानून बनाया तो फिर उसका एहतराम करने के लिए उन अदारों में ताकत होनी चाहिए जो अदारे इन कवानीन का एहतराम करने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल सही। अगर इन अदारों के अंदर ताकत नहीं है और ये हुकूमतों की तरफ देखते हैं, क्या वजह है कि इतने सालों से एक पार्टी के खिलाफ वो बाबर साहब बेचारे हर रोज किसी न किसी टीवी जगह पर बैठ के बोल रहे होते हैं, क्यों नहीं उनकी बात सुनी गई? क्या खुफिया चीज थी? और जब खुद मान लिया PTI ने कि नहीं जनाब हमने तो नहीं लिए, हमारे एजेंट थे, उन एजेंटों ने पैसे इकट्ठे किए, यानी कोई कमीशन का काम था जो एजेंटों के जरिए हो रहा था। ये पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग थी। और एक तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने 40,000 ऐसे लोगों के नाम दिए हैं जो पाकिस्तानी हैं और गैर मुल्कों में रहते हैं, ये PTI का दावा है। और दूसरी तरफ PTI कहती है कि हमने 2 हमारे एजेंट थे, उन्होंने कलेक्ट किया। ठीक, एक तो ये कहानी होगी। अब दूसरी कहानी जो शुरू होगी, जिसको आप कल से शुरू करेंगे या परसों से शुरू करेंगे, वो ब्रॉडशीट की होगी। ब्रॉडशीट होता रहेगा। 2000 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 9 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, कितने पैसे कागज में लिखे थे, कितने पैसे कागज में नहीं लिखे थे। इट्स नॉट ए क्रिमिनल इंक्वायरी। बड़े मजे की बात है। मुझे मेरा बेटा बता रहा था, क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं है, ये आर्बिट्रेशन का केस है। तो आर्बिट्रेशन के केस में जो जज साहब ने जो फरमा दिया वो हतमी हो गया। तो ये देखिए ना, इस मुल्क में अजीब मसाइल हैं। और अभी आप कह रहे थे वो काफिले आ रहे हैं, और काफिले ना भी आए, क्या जरूरी है कि अपना इलेक्शन कमीशन के बाद लोगों को मजमा इकट्ठा किया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है कानून के मुताबिक फैसला करेगा? बिल्कुल सही। अदारों को खुद फैसले करने चाहिए। इनहेरेंट जो उनके पावर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर दी गई है, जो कवानीन ले डाउन किए गए हैं, अगर आप उन कवानीन का एहतराम नहीं करना चाहते, नहीं करा सकते,
तो फिर ये सवाल भी एक दिन उठेगा 10-15 साल के बाद, फिर इन इदारों की जरूरत क्या सिरे से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ इदारे जो इंडिपेंडेंट होते हैं, अनबाइज्ड होने चाहिए, खुद मुख्तार होने चाहिए, खुद मुख्तारी का बड़ा नारा लगाया जाता है, वो उस तरह से एक्ट नहीं करते। लेकिन इफ्तिखार साहब आपको पता है ना, फिर जब सियासत करनी होती है तो इस तरह के मैसेज, वो आप पॉलिटिकल पावर शो कह लें, सियासी कुव्वत कह लें, एक मजमा कह लें, जो आवाम का इकट्ठा करके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना होता है, तो आई थिंक उसी के ऊपर पीडीएम जो है वो ये करने जा रही है। और कल डिसीजन सुनाना है इलेक्शन कमीशन ने, जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है, जिस पर पीटीआई ने पहले कुछ और मौकिफ था, उसके बाद कुछ और मौकिफ, फिर एजेंट्स के ऊपर डाल दिया। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन वाकई में कुछ डिसीजन सुना पाएगा या डिलेइंग टैक्टिक्स अभी भी चलेंगे? कल अगर जो कवानीन हैं उसके मुताबिक फैसला आता है तो बड़ी खुशी की बात होगी। और ये किसने सेल आपको बता दिया सिमिल कि कल फैसला आ रहा है? सर महफूज फैसला है ना, 20 जनवरी को सुनाना है। किसने क्या 20 जनवरी को सुनाना है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो नहीं भी हो सकता है, कोई वकील नहीं पेश होगा, नहीं होगा, डिलेइंग टैक्टिक्स कोई मतलब आगे नहीं पेश होगा, कोई बिजली चली जाएगी, टेम्परेचर खराब हो जाएगा, किसी एक जो रुकन है उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप? एक मैंने पहले आज की डिबेट को आगाज किया कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कौम को, और हम लगे हुए हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हो, इतने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, आपके जो एंकर साथ है वो बड़ा यंग मैन है, हंसी खुशी बात करो, बार मौसम है, बार बादल है, धुंध है, उसकी कोई बात करो। किन चक्रों में सुबह सुबह तुमने पड़ गए हो? बच्चे बेचारे कहाँ से आएंगे? वो जो लोग ट्रैवल करके जाएंगे बाहर, इतना ठंड है, पहले ये तो होता है ना, जब उनके लिए इंतजाम क्या, सुनो जरा जी जी इंतजाम भी देखो ना। पहले तो वो दूर पैदल उतरेंगे, फिर वो पैदल चलते हुए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, ठीक है? बिल्कुल। मौलाना साहब चलते चलते मौलाना साहब को तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं ड्राई फ्रूट्स खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, बस मदरसे के बच्चों को ना लेकर आए। में आपको शायद पता नहीं, शेख रशीद साहब पाकिस्तान में चलगोजे के सबसे बड़े कारोबार करने वाले अफराद में से एक है। ड्राई फ्रूट का तो काम है उनका। जो कीमत है ड्राई फ्रूट में सबसे महंगा अगर कोई ड्राई फ्रूट है वो चलगोजा है। जी जी सही। अगर मुमकिन है कि वो बहुत ज्यादा चलगोजे वो तोहफे में भी दे दें मौलाना साहब को, तो इसमें भी कोई बैद नहीं है, और एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं। मैंने देखा है जी शेख साहब को कि मौलाना साहब के घुटनों को हाथ लगा के मिलते थे। माजी की बात है, आजकल नहीं पता क्या सोचते हैं। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, चूंकि आप हमारे या आपके कहने से एक आइडियलिज्म की आप बात कर रहे हैं कि फेयर एंड स्क्वायर तरीके से डिसीजंस हों, कानून के मुताबिक हों, तो तीनों पार्टीज को फारिग हो जाना चाहिए अगर सबूत उनके खिलाफ है, आपने कहा। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है और ऐसा होता नहीं है, माजी में भी ऐसा नहीं हुआ। सो अभी प्रोटेस्ट भी हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो भी डिफेंसिंग पोजिशन में है। 1800 पुलिस एहलकार इस वक्त तैनात है वहां पर, सीटीटी की खवातीन एहलकार वहां पर मौजूद है। 1800 का कसूर क्या है? उन 1800 को तो उन आबादियों में होना चाहिए जहाँ पे चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लोग पैसे छीन के भाग रहे हैं, उनको तो वहां भी ड्यूटी देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे 1800 लोग क्या करेंगे जी? ये 1800 लोग, बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात है, 1800 होंगे लोग और ये जो मुजाहरा करने वाले होंगे ये 800 भी नहीं होंगे। तो 1000 फालतू आदमी लाने की क्या जरूरत है? एक पुलिस वाला फीक का काफी नहीं था? ये क्या है यार? ये सब कुछ ये ऑप्टिक की गेम है। बिल्कुल। रियासत अपनी ताकत का मुजाहरा करने से बात नहीं आती है कि ये देखो हमारी क्या, और वो बेचारों को पता नहीं पूरा खाना भी मिलता है, पुलिस वालों को नहीं। कल मैं एक रात की पढ़ा था कि बेचारे रात को ड्यूटी करने वाले 2-3 पुलिस वाले से वो एक दुकान पे गए, उन्होंने उसे एक नान लिया, एक कबाब लिया, और कबाब नान में रखा, खा के बेचारे 10-10 रुपए दे के चल गए। ये भी तो लोग हैं ना। बिल्कुल ऐसे हैं, और मेजोरिटी ऐसी है हमारी आवाम की जी। हालात खराब है आवाम की नहीं, वो बेचारे जो ड्यूटी पे कर रहे हैं उनके लिए क्या हमने प्रोटेक्शन की है? उनका क्या कसूर? उनको अच्छा हम उनको सिखा क्या रहे हैं? हम उन्हें सिखा रहे हैं कि ये सियासतदान बशमूल मरियम शरीयम ये वो लोग हैं जो गलत हैं। बिल्कुल। हम उनके जहनों में ये बात डाल रहे हैं, किनके जहनों में डाल रहे हैं? कानून का नफाज करने वाले अदारों के जो मुलाजमीन हैं उनके जहनों में ये बात डाली जा रही है, जो सामने लोग आ रहे हैं ये चोर हैं, गलत लोग हैं, फ्रॉड करने वाले हैं। सही सही।
बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने कॉन्वर्सेशन में जो एक टैगलाइन दे दी कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है आवाम को। अब देखते हैं कि वो ट्रक की बत्ती जरूरी है या नहीं, क्योंकि अक्सर ट्रक की बत्ती जरूरी। धुंध में जब आपने ड्राइव करना होता है तो आप एक्चुअली ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ट्रक मिल जाए और आप उसके पीछे लग जाए और आराम से स्लो एंड स्टडी आगे जाते जाए। बत्ती है ना वो है कि जिसमें कभी एग्जैक्टली जो कभी हमें किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचाएगी और लंबा इंतजार है, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। सो कोई बात नहीं, दोनों मीनिंग्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। हम हुकूमती साइड को नाराज नहीं कर सकते ना, या ऑपोजिशन की साइड को नाराज नहीं कर सकते। न्यूट्रली देखें तो न्यूट्रली देखें तो लेट्स सी क्या होता है, ये कौन से वाले ट्रक की बत्ती है। लेकिन आपकी टैगलाइन हमें जरूर मिल गई। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और हमें चलना एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फॉरेन फंडिंग केस और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हो रहा है वो इसी से रिलेटेड है, और फिर ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा मामला हो तो फिर 61-62 का आर्टिकल जो है वो भी लागू होगा। तो फिर क्या पार्टीज पर वाकई ये होने जा रहा है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 61-62 का आर्टिकल पहले शायद किसी को इतना पता ना हो, लेकिन 3-4 साल से ये इतना डिस्कस हुआ है, एवरीबॉडी नोज दिस। हाँ, और कल एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था एक मीडिया का, वो पूरा उसके ऊपर लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान सादिक और अमीन है। तो वो मुझे लगा कि शायद अभी कुछ पहले से डिसीजन सुना दिया। 2018 और 19 का पुराना एक पूरा स्क्रीनशॉट है जो आपको पता है कि फिर वो वायरल होना शुरू हो गया। एग्जैक्टली आर्टिकल 61-62 जो है वो खासी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। और देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत से ऐसे कायदीन, बहुत से लीडर जो हैं और जो नए आने वाले भी हैं वो भी देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे पार्लियामेंटेरियंस इससे अफेक्ट हुए हैं, उनके करियर से ऐसी। लेकिन क्या आपको लगता है फॉरेन फंडिंग केस में कहीं ये खतरा होगा, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? किसी के लिए भी हो सकता है। देखें, अगर कोई नाअहल होता है तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या वो शख्स हो जो कि उससे डायरेक्टली फायदा ले रहा है, तो वो 61-62 के तहत आ रहा है। और फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, इनफैक्ट कल भी इस पर बात हो रही थी, तो बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं कि इससे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं, खास तौर पर जिन लोगों के सिग्नेचर्स हैं उन रिसीविंग्स के अंदर ये फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, जिन्होंने वो पैसे रिसीव किए, उनका ताल्लुक ऑब्वियसली पीटीआई से ही होगा, वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। प्राइम मिनिस्टर और खास तौर पर पार्टी सरबराह इमरान खान के ऊपर बात नहीं आ सकती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो पीटीआई हो, वही अगर नाअहल हो जाती है तो फिर उसके साथ जो इलेक्शन करके अगर पार्टी ही उसकी, जिस तरह से इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे कि पार्टीज को 20-30 साल के लिए नाअहल कर देना चाहिए, तो अगर नाअहल होती है पार्टी तो फिर उसके साथ जिसने टिकट लेकर जीता है वो भी नाअहल हो गया। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इफ्तिखार साहब भी और आप भी कुछ आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं और ऐसा होता नहीं है। ट्रक की बत्ती ही है ये और डिलेइंग टैक्टिक्स ही हैं जो चलते रहेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे और हम देखते हैं कि ऑपोजिशन जो आज प्रोटेस्ट करने जा रही है उसमें किस तरह से ये प्रोटेस्ट ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा और इस प्रोटेस्ट का एक्चुअली फायदा होगा भी या नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। बहुत शुक्रिया सहर साहिबा वक्त देने के लिए। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, थैंक यू आप दोनों का, आपने वक्त दिया। सहर कामरान साहिबा, जैसे कि हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं पीडीएम के प्रोटेस्ट की, और अभी ब्रेक से पहले इफ्तिखार अहमद साहब तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आवाम को एक बार फिर। क्या ये वाकई ट्रक की बत्ती है? हमें कोई हालात नज़र आ रहे हैं कि इसमें से अगर कोई रिजल्ट निकलता है, चाहे वो पीडीएम की जो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है रिजल्ट निकला है, या फिर इवन कि पीपल्स पार्टी नून भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो ये किस तरह मामला जा रहा है? कल आपने देखा कि पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन ने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि ये महज जो है फॉरेन फंडिंग, तो आप ये ना समझे कि हमारा प्रोटेस्ट है, ये कौमी शराबी का मामला है। अगर आप ये देखें कि पिछले 2-2.5 साल में या उससे पहले इमरान खान अहमद यादी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की, जिस तरह से मुल्क के हर इदारे को तबाह किया, जिस तरीके से जो है पाकिस्तान को बुरानों का शिकार किया, उसकी कोई ना कोई वजह तो है। उसके सारे ताने वाने जो है वो फॉरेन फंडिंग की इससे जाके मिलते हैं। इसकी फॉरेन फंडिंग किसकी थी, किस लिए थी, क्या एजेंडा था और उस पर कैसे अमल हो रहा है। आज जब ये कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, तो हमारी तैयारी नहीं है कि पीछे
कि जिस तरीके से करप्शन का कारोबार चल रहा है, जिस तरीके से अपने किचन कैबिनेट चलाने वालों को नवाजा जा रहा है और जिस तरह से फंडिंग करने वालों के अज़ाइम को पूरा किया जा रहा है, ये बहुत अहम है समझने के लिए कि कैसे क्यों भारत ने या इजराइल ने या उनके मेंबर्स ने या उनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इनके लिए फंडिंग की, और ये बात आश्कार से कि इनके अपने फाउंडिंग मेंबर ने, और फिर ये क्यों जो है ये 7 साल आ गया कि इस केस से ये बच रहे हैं, ये भाग रहे हैं, कभी ये चाहते हैं कि इसके उसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसका मुलदखल ना हो, फिर फैसला आ जाता है तो फिर कोशिश करते हैं कि इल्तिबा का शिकार हो। ये बहुत अहम मामलात हैं और आज हम पाकिस्तान में उस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि मजीद तबाही का मुस्तमिल नहीं हो सकते। आप ये देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो है खारजा पॉलिसी तबाह हुई, पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में इजाफा हुआ, जिस तरीके से जो है PIA तबाह हुई, जिस तरीके से जो है आप ये देखें कि पाकिस्तान में जगह जगह जो है जुर्माने भरे, अभी पाकिस्तान का जहाज पूरा का पूरा जो है वो तो जाता है। तो ये तमाम मामला आप ये समझे कि ये इत्तेफाकन है, मैं नहीं समझती कि इसको ना तजुर्बेकारी इत्तेफाकन कहा जाए। इसके पीछे सोची समझी हिकमत अमली है, उसके तमाम ताले बाने जाकर आपके फॉरेन फंडिंग के सही साहिबा, ये बड़ा इल्जाम है और एक बड़ी बात है। और आपने कहा कि ये तमाम स्कैंडल्स, ये तमाम इश्यूज, वो बैड गवर्नेंस के हों, वो स्कैंडल्स के हों, वो इश्यूज के हों, वो सब के सब सोची समझी साजिश, जिस तरह आप कहना चाह रही हैं, हिकमत अमली तो नहीं होती, वो तो आई थिंक पॉजिटिविटी के लिए यूज होती है। आमिर साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। सेनेटर सहर की गुफ्तगू आपने सुनी और PDM प्रोटेस्ट भी आज करने जा रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस एक्चुअली एक कौमी सलामती का मसला है और ये जो तमाम इश्यूज हैं ये ना इनकम्पिटेंस है, ये ना लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये एक सोची समझी प्लान्ड चीज है जिसके तहत पाकिस्तान की मईशत से लेकर पाकिस्तान के गरीब आवाम तक परेशान हाल है? हमारे सियासतदानों की जो खूबी है, ये कमजोरी है, वो सबसे कि वो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिल्कुल किसी हद से गुजर जाते हैं। तो वो आपको नजर भी आ रहा है कि हम बात इस बात से शुरू करते हैं कि जी मुल्क दुश्मनी हो रही है और कोई गद्दारी की बात है। पहली बात हमें समझनी चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जितनी हमारी सियासी जमातें हैं वो बतौर इंस्टीट्यूशन, बतौर इदारा काम नहीं करती हैं। यहाँ पर कोई भी पार्टी जो अपनी फंडिंग का कि कहाँ से वो फंड मोबिलाइज करती है, कैसे खर्च करती है, उसका जवाब नहीं दे पाता और नहीं दे सकता है। उसमें आप चाहे नून लीग की बात करें, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, मनी ट्रेल देना जो है यहाँ पर सियासतदानों के लिए और सियासी जमातों के लिए बड़ा मुश्किल है। और सिर्फ उनके लिए मुश्किल नहीं, हमारी जिस तरह से कारोबार होता है, हमारी टैक्सेशन का निजाम है, तो हमारी ये तमाम चीजें कमजोरियां हैं। अच्छा, दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि फॉरेन फंडिंग, इमरान खान साहब जो है वो एक पाकिस्तानी डायस्पोरा जो मुल्क से बाहर रहता है उसमें काफी मकबूल है और वहां पे जो पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने दिए हैं फंड्स दिए, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है। वहां पर अफ्रीका में अगर डॉक्टर रहते हैं, बरतानिया में, तो फंडिंग करते रहे हैं। उसमें यकीनन हो सकता है क्योंकि इमरान खान की करिश्माती शख्सियत है और उसमें जो फॉरेन नेशनल्स हैं उन्होंने भी फंड्स दिए होंगे, लेकिन इसका फैसला मैं इस पर क़यासराई नहीं करूंगा कि क्या फैसला होता है, ये मेरा और आपका काम नहीं है। बात ये कि हमें चीजों को सियाको सबाक में देखकर समझना चाहिए कि क्यों हुआ। कि वो दौर ऐसा था कि जिसपे आप देखें कि फंडिंग, इमरान खान जो फंडिंग किया करते थे, चाहे अपने अस्पताल के लिए करें या किसी भी सोशल कॉज के लिए, उसका बहुत बड़ा इंहिसार होता था फॉरेन फंडिंग पे, जहाँ से मोबिलाइज करते थे। तो वही पे उन्होंने किया भी। तो मैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता, उसकी जाहिर है कि हमारी सियासी जमातें ऑर्गेनाइज नहीं, हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी हो और शफाफियत भी हो। लेकिन ये चीज सिर्फ एक पार्टी पे नहीं, तमाम पार्टी पर इतलाक होता है। जी आमिर जैसा आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे इतलाक होना भी चाहिए। सहर कामरान साहब, जिस तरह से आमिर जैसा साहब कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, PTI भी है, वो पैसे तो आते हैं बाहर से, सपोर्टर्स होते हैं, वो पैसे भेज देते हैं, आपकी तंजीम साजी होती है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, बाहर जितने ममालिक हैं उनमें पाकिस्तानी होना ऑब्वियसली उसकी शर्त है कि वहाँ पर जो लोग हों। लेकिन अब इसका स्क्रूटनाइज करना कि क्या जो पैसा है उसके पीछे कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, ये ट्रैक डाउन करना थोड़ा मुश्किल है। आपको लगता है ये बाकी मुश्किल है? देखिए, बात ये है कि आज जिस तरीके से खुद तस्लीम कर लिया है PTI ने, PTI की लीडरशिप ने, कि जी फॉरेन फंडिंग, एक फॉरेन फंडिंग, फिर इलीगल फंडिंग, फिर गैर जो है वो जो आपके कानूनी जराए होते हैं उनसे रकम की तरतीब, फिर 23 अकाउंट में छुपाना। अगर आप समझते हैं कि ये सब इत्तेफाक है, ये मासूमियत है,
और इसके पीछे कोई अजाइम नहीं है। तो मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान अहमद ज़ियादी साहब ने क्या पाकिस्तानियों को तरकीब नहीं दी कि अपने पैसे जो है वो हुंडी से फेंकें? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने दिल जला दें? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सरकारी अमलाक है उन पर हमला करें? और क्या आज पाकिस्तान की, यानी आप ये देखें कि दुनिया भर के तो जो पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग थे इधर उधर से भी लाके उनको तो बिठा दिया कि कैबिनेट में, आप ये बोले कि वो सारे अनाड़ी हैं। और उसके बावजूद, उन तमाम लोगों के बावजूद जिनको ये कहते थे कि 22 साल की जिद्दोजहद और तजुर्बा और प्लानिंग और होमवर्क और तैयारी, उसके बाद आज ये कि अनाड़ी और आज कोई तैयारी नहीं, ये सब इत्तेफाक है। आज जिस तरीके से एक के बाद एक इदारा तबाह हो रहा है, यानी इनके बुजुर्गों को पता ही नहीं लगता ये कहने के सहर साहिबा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीटीएम अपने ही मौक़िफ़ से हटती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, जैसे हम कहते हैं कि हमेशा एक जमहूरी पार्टी है और उसके ऊपर यकीन भी रखती है। आप ये बात कर रही हैं, मुझे थोड़ा सा हैरत भी हो रही है इस बात के ऊपर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है वो, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन से पहले ये बातें करना जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल, उसको मंजर आम पर लाना और मीडिया पर बात करना। लेकिन वहीं पर एक तरफ ये बात की जाती है कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, सेलेक्टर हैं, आप लोग ये कहते हैं कि इनको सेलेक्ट किया गया था, कठपुतली वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत दफा कह दिया। दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि प्लान साजिश है, ही इज टू स्मार्ट एंड ही इज एक्टिंग स्मार्ट, और ये पूरा का पूरा पाकिस्तान को डुबोने के लिए एक सोचा समझा प्लान है। ये दो मुख्तलिफ बातें नहीं है? मुझे आप बताएं कि क्या आपको इसमें कोई किसी किस्म का शुबा है कि इमरान खान अहमद ज़ियादी साहब ने जो है अपने जो फॉर्मर साला था उसके लिए उन्होंने जो नहीं चलाई इलेक्शन कैंपेन? क्या आप ये बताएं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी अगर जीतेगा तो पाकिस्तान का फायदा होगा? क्या कश्मीर हमारे हाथ से नहीं चला गया? क्या पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक दूसरा बहरान नहीं आया? और क्या मतलब हम तो इलेक्शन जब हुए तब से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम तब से कहते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। फिर उसके बाद जिस तरीके के बयान को इमरान खान अहमद ज़ियादी साहब ने किए हैं, जो वो पहले देते थे और जो आज देते हैं, वो जो पहले अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ देते थे और आज उनकी आड़ में लेके अपनी हर इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो, दोनों स्कैंडल्स जो हैं वो पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं। आमिर ज़ैद साहब, आप सुन रहे हैं और मैं अब समझती हूँ कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपके चेहरे के तासुरात जो हैं वो ये बता रहे हैं। तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे सहर साहिबा की इस बात पर? दो बातें, एक तो ये कि पाकिस्तान में इदारों के नेताज का जो सफर है उसका आगाज तो बहुत पहले से हो चुका है। स्टील मिल ले लें, आप पीआईए ले लें, रेलवेज ले लें, वो एक दिन में तबाह नहीं हुई है, उसके एक पूरी जड़ें हैं पूरी। और उसमें आप ये देखिएगा कि हमारी सियासी जमातों का जिस तरह से उसमें भर्तियां कराई गई, बदनवानी हुई तो उस तारीख के तहत हुई। एक तो ये बात हमें समझनी चाहिए। अच्छा, उतना ही किसी पे इल्जाम लगाएं जितना उसका हक बनता हो। तो यकीनन उससे पीटीआई से हमें और आपको शिकायतें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन माजी के गुनाहों का या माजी के अंदर जो कुछ हुआ उसका गठरी अगर आप उनके सर पे रख दें तो वो मेरे ख्याल में जरा सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी जो जमहूरी रवैये की बात होती है, हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम है वो जमहूरी नहीं है अपनी साख के अंदर। पार्टी में इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं। आप ये देखें कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उसमें कहाँ इंतखाबात होते हैं, नून लीग में कहाँ होते हैं, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मौरूसियत की सियासत कर रही है। तो यहाँ पर हमें इस चीज को भी देखना चाहिए कि हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे जमहूरी रवैये, लेकिन हमारे जमहूरी रवैये नहीं है। उसका इत्लाक फिर तमाम सियासी जमातों पर होता है, सिवाय जमात इस्लामी में जो है अंदरूनी इलेक्शन होते हैं, बाकी और कोई जमात नहीं होती। हत्ता कि JUI, मतलब वहां पर भी मौलवियों में भी विरासत शुरू हो गई है कि जी अब उनके भाई आ गए हैं, उससे पहले उनके वालिद होते थे, उनके बेटे हैं। MNA मौलाना फजल रहमान साहब की मैं अगर बात करूं तो बात ये कि यहाँ पर जो भी एक दूसरे के खिलाफ अंगुश्त नुमाई कर रहा है, या तमाम के तमाम जो है वो अपनी आग का शैतीर उनको नजर नहीं आ रहा, दूसरे की उसका कहते हैं ना, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमिर ज़ैद साहब। जी, और टॉलरेंस भी नहीं है ना। हमने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस देखे कि क्या हुआ, फिर मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई पीटीआई और फिर उन्होंने डिसाइड किया अब हम कराएंगे ही नहीं, हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे इंट्रा पार्टी। सो वेरी ट्रू एंड राइटली पॉइंटेड। सर आप कुछ एक अगर आप जुमले की इजाजत दें कि मसला है हमारे यहाँ जो निजाम है उसके खमीर में जो है अदम इस्तेकाम है। आप किसी हुकूमत को चलने ही नहीं देते।
चाहे वो मैं निजाम की बात करूं, उसके अंदर जब जाहिर है कि अगर नून लीग वर्सेस इक़्तिदार हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, जैसे ही वो आती है इक़्तिदार में तो अपोजिशन कहती है कि हमने इसको चलने नहीं देना, और तरीकाकार जो है वो इलेक्शन जो है धांधली से हुआ, ये हमारा रवायत बन गई है, डेमोक्रेटिक तरीकाकार नहीं है। आमिर जा साहब हमारे साथ ही मौजूद है, ब्रेक लेनी है, हम उसके बाद दोबारा से आपसे गुफ्तगू करेंगे इसी तमाम मामले पर। सैयद कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू की और बताया कि आपको ये ऐसा लग रहा है कि साजिश है और पीडीएम का फैसला होना चाहिए, पीडीएम जो फैसला चाहती है फॉरेन फंडिंग का, वो फैसला होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, कॉन्वर्सेशन यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हम बात करेंगे पीडीएम जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, और मामला ये है फॉरेन फंडिंग। आमिर ज़िया साहब, जैसे कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की कि ये तमाम मामला पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नज़र आती हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खासकर, ये बताइएगा अब क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है इन तमाम ये जो कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त कि फॉरेन फंडिंग केस को, ये मामला जो है फॉरेन फंडिंग केस का ये मामला हल हो जाए, आपको लग रहा है कि बाकी हो जाएगा हल? हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो बहुत जारहाना मूड में है और वो चाहती है कि जहाँ पर नॉन इश्यूज भी हो वहां पर वो इश्यूज क्रिएट करके किसी ना किसी तरह से हुकूमत को दबाव में रखे, उसको अदम इस्तेकाम का शिकार करे। तो आप जब भी देखें कि एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो हैं, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, आप बात कंटिन्यू कीजिए। जी 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 आमिर साहब आप कह रही हैं? अच्छा मैं बात करता हूँ। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि जब भी आप देखें कि एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो है हो रहा था, पहले इस खिलाफ ने जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट को, पाक फौज की क़यादत को, ऐसे इदारे को उन्होंने निशाना बनाया। अब उन्होंने अपना निशाना जरा बदला है क्योंकि उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि अगर आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल और बाएतमाद इदारे को जो है तनाज़े में लाने की कोशिश करेंगे तो उसका रद्दअमल मुख्तलिफ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीडीएम में आज भी वो कुव्वतें हैं कि जो समझती हैं और जो चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह से फौज को मुतनाज़ा बनाया जाए और फौज को दबाव में लाया जाए। तो यकीनन ये एक ऐसा वो है कि जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं और जिसकी वजह से पीडीएम में खुद आपको देखा कि जेयूआई में तकसीम हुई है और अगर वो इस पॉलिसी पे मजीद चलते तो मजीद उसमें उनकी जो पीडीएम की सियासत है वो नुकसान उठाएगी। जहां तक इमरान खान साहब को टारगेट करने का सवाल है, वो कोई नया उनके जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं कोई नए नहीं लगा रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि चाहे ब्रॉडशीट के ऊपर तनकीद करें तो आप देखिए कि जी ब्रॉडशीट के मसले के ऊपर जो 1.5 मिलियन पाउंड से डॉलर दिए थे वो इनके पीपल्स पार्टी के दौर में दिए गए। उसके बाद जो है अगर फाइन को खुफिया रखा तो वो नून लीग ने रखा। तो मैं वही कहूंगा चाहे कोई भी इशू हो उसकी ताने माने जो है वो आपको माजी में मिलते हैं और वो 2008 से अगर हम मुशर्रफ साहब के दौर को निकाल दें कि वो फौजी हुकूमत थी और वो जैसा भी चला, लेकिन 2008 के बाद से जब इनको मौका मिला तो उस तरह से ये काम नहीं कर सके जो ये क्लेम करते हैं जमहूरी अंदाज में, अवाम दोस्त अंदाज में कि अवाम दोस्त जमहूरियत लेकर आए, वो नहीं कर सके। मैं फिर कहूंगा कि हमारे निजाम के खमीर में जो है ये इस तरह की चीज है कि इसके अंदर कोई भी हुकूमत जो स्टेबल होकर नहीं चल सकती और पाकिस्तान को अगर हमें तरक्की देनी है तो हमें सियासी इस्तेकाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरे ख्याल में तमाम इदारों को सर जोड़कर बैठना चाहिए, जो हमारा मीडिया है उसको भी इसमें उसका रोल बनता है, कोशिश करें कि ये इस सवाल का जवाब लाएं। बड़े ये अफरा तफरी हमारी ये चलती रहेगी और कोई हुकूमत काम नहीं कर सकेगी, किसी पॉलिसी में तसलसल नहीं होगा। मीडिया जो है वो खुद एक कहते हैं सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी बन जाएगा। तो अब हमें रिव्यू करना चाहिए कि अगर हमें किसी सदी में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमिर ज़िया साहब, और मीडिया ने तो वही रिपोर्ट करना है जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही होती है। अक्सर ये भी एतराज़ किया जाता है कि मीडिया वो क्यों दिखाता है, बट आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज कि ये हमारा काम है, जो भी चल रहा है वो स्टेबिलिटी है या इंस्टेबिलिटी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें तो सालों लग गए, दहाइयां लग गई। जमहूरियत के 5 साल मुकम्मल ये पिछली एक दहाई में शुरू हुए, उससे पहले तो जमहूरियत के 5 साल भी पूरे नहीं होते थे। सो अब ये जो पूरा सिनेरियो हम देख रहे हैं, अब पर्टिकुलरली सिर्फ अगर हम माजी को थोड़ा एक साइड पर रखकर इसी केस की बात करें, इलेक्शन कमीशन ने कल जो महफूज शुदा अपना डिसीजन सुनाना है ओवर द रिप्लाई जो पीटीआई ने दाखिल किया, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई के लिए या खासतौर पर पीटीआई के सरबरा इमरान खान साहब के लिए कोई मसला होगा? क्या वाकई में ये केस इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसका जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं बुनियादें हिला सकता है? मैं क्या सराही से गुरेज करूंगा, मुझे नहीं पता कि फैसला क्या आता है, किस तरह से आता है। लेकिन एक बात है कि जाहिर है कि कोई भी ऐसा फैसला जो इलेक्शन कमीशन के लोग भी होंगे वो रिस्ट्रेन के साथ देंगे।
और उसमें यकीनन यही होगा कि जी जो हमारा निजाम है उसका तसलसल बरकरार रहे। जैसे कि पीटीआई ने खुद इस बात को एडमिट किया कि कुछ इनके लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है। अगर किसी सियासी जमात में, किसी इदारे में अगर कोई गलती होती है तो वो पूरा का पूरा इदारा जो है बंद नहीं हो जाता, उसकी वजह से पूरी सियासी जमात जो है उसको आप तालाबंदी के शिकार नहीं कर सकते। तो जो जिम्मेदार हैं, अगर वाकई कहीं पे आपको शवाहिद मिलते हैं कि जी इसमें नेगेटिव किस्म की फॉरेन फंडिंग है, कि जैसे अभी इल्जाम लगाई थी शहर कामरान साहिबा के मुय्यना तौर पे जी दुश्मन नासिर ने दिया, ये है सवाल, या पाकिस्तानी डायस्पोरा ने दिया? लेकिन आमिर ज़ा साहब कुछ क्लियरिटी नहीं है ना, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ क्लियर नहीं थी, क्योंकि 30 से ज़ायद दफ़ा अल्तवा की दरखास्त भी की गई कि इस केस को जो है आगे रखा जाए, फिर कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं थी, अब एजेंट्स पे डाला जा रहा है। आपको लग रहा है थोड़ा केस फिर भी कमज़ोर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या सही तरीके से पिच नहीं किया ट्रायल में? बात ये थी कि बाज़ जब कोई इशू खड़ा होता है तो उसकी संजीदगी का एहसास नहीं होता क़यादत को, वो दीगर मामलात में इतनी ज्यादा उलझी हुई होती है। हो सकता है वो चीज जो हमारे यहाँ मतलब है, हर सियासी जमात, हर जो सियासतदान जब किसी आताब का शिकार होता है वो इल्तवा में डालता है केसेस को। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, वो एक यकीन इन्होंने उसको कहते हैं लंबा करने की कोशिश की केस को। बात ये होती है कि हमारा सवाल ये कि फर्ज करें कि फैसला मनफी भी आता है, हम इख्तियार सराही करें, तब भी क्या उसके नतीजे में पूरी पीटीआई पे नजला गिरेगा, 2-4 अफराद पे गिरेगा, किस पे गिरेगा? अब ये बात जो मेरे ख्याल में यहाँ पे रुक जाना चाहिए और ये फैसला में कहते हैं अगले 24 घंटे इंतजार करना चाहिए कि जी क्या होता है। तो आप फोर्स ही नहीं करना चाहते जी? आप फोर्स ही नहीं करना चाहते, आप कोई पेशन गोई नहीं करना चाहते? नहीं, मैं पेश गोई में मेरा काम नहीं है, मतलब है इन मामलात में, अदालत के मामलात में, इलेक्शन कमीशन के मामलात में गैर संजीदा बात हो जाती है। जी सही, आप नहीं करना चाहते, लेकिन अब साथ ही साथ पीटीआई और पीटीआई के साथ साथ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को भी तलब कर रखा है, तो उनके केसेस भी साथ साथ चल रहे हैं। तो इट्स लाइक कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के हवाले से डिसीजन होगा और सभी इन्वॉल्व नजर भी आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली केस तो चल रहा है। बट लेट्स सी इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है। जी सर, मैं इसका एक जो टेक अवे हो सकता है ना, वो ये कि आगे के लिए आप ऐसे ज़ाब्ता बना लें, ऐसे कवायद बना लें कि उसमें शफाफियत हो। अगर आप बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं बिल्कुल, तो उसकी मनी वेरी ट्रू सर। टाइम हमारा सर बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आपका टेक अवे मैसेज जो है वो आ गया कि आइंदा के लिए सिचुएशन हो जाए और एक ट्रैक सेट कर दिया जाए कि दोबारा ऐसा ना हो सके। वेल, थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब, आप हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी वबा कोरोना के हवाले से बात करेंगे कि जिसके सबब गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए और मरने वालों की कुल तादाद 11,055 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 1,800 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,23,011 तक पहुँच गई है। और मुल्क में अगर बात की जाए तो कोरोना के अब तक 4,76,471 अफराद सेहतयाब भी हुए और फाल मरीजों की तादाद 35,485 है, यानी कि अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं और ये केसेस 2 से 3,000 तक पहुंच गए थे। लेकिन एक बार फिर जैसे ही कोरोना की सेकंड वेव आई और फिर से केसेस बढ़ गए, तो इसकी वजह से अब एक्टिव केसेस एक बार फिर बढ़ गए हैं। लेकिन अभी ये देखा गया है कि ग्रेजुअली इसमें अब कमी आ रही है। बिल्कुल कमी आ रही है, लेकिन कहीं एकदम ऐसा भी होता है कि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है। हम अगर जिक्र करें सेकेंड वेव का, तो पहले 50,000 केसेस 86 दिनों में हुए थे और आखिरी 50,000 केसेस जो है वो सिर्फ 22 रोज में सामने आए हैं। तो ये जो फिगर है दिस इज अलार्मिंग कि 50 डेज लगे थे, 86 डेज लगे थे 50,000 केसेस होने में, लेकिन 22 दिन में ही 50,000 केसेस आना, दैट्स अलार्मिंग। और पाकिस्तान में कोरोना का जो पहला केस है वो 26 फरवरी को सामने आया था, जबकि कोरोना से पहली मौत 18 मार्च को रिपोर्ट हुई थी। तो ये वो तमाम डेटा है जो स्टेटिस्टिक्स हैं जिनको कंपेयर किया जाता है और एक्चुअल जो ग्राउंड अभी रियलिटी चल रही है, जो ग्राफ चल रहा है, उसको फिर पूरा एनालाइज किया जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान में, एक जानिब तो अभी कोरोना एसओपीज़ की इंश्योरिटी की जा रही है कि वो फॉलो हों, फिर दूसरी जानिब लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन भी कुछ इलाकों में लगाया जा रहा है। फिर इसके अलावा जो एक और अहम पहलू है वो है वैक्सीन का, कि वैक्सीन जो है पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि फरवरी के एंड में या मार्च के अवाइल में आ जाएगी, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है। पाकिस्तानी जो है वो इस वजह से बड़े हौसले में हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान में जो है पॉजिटिव खबर आई है कि वैक्सीन ऑफिशियली यहाँ पर
रिलीज हो जाएगी। लेकिन दुनिया भर की अगर बात करें, दुनिया भर में भी कोरोना वैक्सीन जहाँ पर लगाई भी जा रही है, उसके साथ साथ SOPs की खिलाफ वर्जी अगर कहीं होती है तो उसको भी सख्ती से निपटा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। अभी वैक्सीन सबको लगी नहीं है, तो इसलिए एहतियात सबको अभी तक करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसी हवाले से हम बात करेंगे। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर महमूद शौकत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अगर ग्राफ का हम डिस्कस करें सिचुएशन फिलहाल, तो 24 घंटों में 1800 केसेस रिपोर्ट हुए, कल 1900 के अराउंड केसेस थे, परसों 3000 के करीब भी थे। सो ये ग्राफ अप एंड डाउन तो जा रहा है। अभी करंटली हॉस्पिटल्स में सिचुएशन क्या है, आप क्या कहेंगे? जी, ग्राफ तो हमेशा पेंडेमिक्स में अप एंड डाउन होता है, इसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। ये कोई मिनी सर्ज नहीं कहलाती, ये फ्लक्चुएशंस होती हैं, क्योंकि किसी दिन आप ऐसे लोगों को टेस्ट कर लेते हैं जिनको अलामात जो थी वो लगती कोरोना की थी लेकिन नहीं थी, जिस तरह हमारे यहाँ वायरल इलनेसेस होती रहती है। तो ये फ्लक्चुएशन तो एक नॉर्मल वेरिएशन है जो होती रहती है, लेकिन हमें एक ग्रेजुअल ट्रेंड देखना होता है। वो ट्रेंड यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि बढ़ते हुए केसेस का है, सेकेंड वेव, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इसमें केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। सो ट्रेंड है, लेकिन सर्जेस ये जो आपको नजर आ रही हैं छोटी छोटी, ये वेरिएशंस नॉर्मल एक्सेप्टेबल वेरिएशंस हैं जो हमेशा होती हैं हर बीमारी। सही डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात भी की जा रही थी कि जो स्पाइक है, जो इसकी रेशो होती है केसेस बढ़ने की, वो थोड़ी फ्लैट हो रही है। क्या वाकई इसमें सदाकत है? आपने जो अभी देख रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड में, क्या इस बारे में कुछ बात हो रही है कि ये वाकई जो इस वक्त आपका ग्राफ है कोरोना का, वो देखने में आ रहा है कुछ फ्लैट हुआ है? जी, फ्लैटनिंग ऑफ ग्राफ के असल में दो मतलब लिए जाते हैं। एक तो ये है कि जो आप इंटरवेंशन से इसको फ्लैट करते हैं ताकि आपके अस्पतालों पर बोझ ना पड़े, पहले आप जो बात सुन रहे थे वो ये थी। दूसरा है एपिडेमियोलॉजी की टर्म में फ्लैट, तो इस वक्त उसको हम प्लेट्यू कहते हैं कि हमारा ग्राफ जो है, अगर आप उसकी तसलसल को देखें तो उसमें एक प्रिडिक्टेबल नंबर, यकीनन ट्रेंड अपवर्ड्स है, लेकिन उसको आप पीक या सर्ज नहीं कह सकते, इसको प्लेट्यू कहा जाता है कि ये एक ही लेवल पे तकरीबन चल रहे हैं, जिसमें माइनर वेरिएशन, जिसका आपने पॉइंट आउट किया कि कभी कम हो जाते हैं 100-200, कभी बढ़ जाते हैं, ये वेरिएशंस हैं, लेकिन ग्राफ इस वक्त स्पाइक की फॉर्म में नहीं है, वो एक प्लेट्यू की फॉर्म में है, विच इज अ गुड थिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि ये सेकेंड वेव जो है, अभी सेकेंड वेव में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इम्यूनिटी दीगर कंट्रीज और ममालिक के निस्बत बहुत बेहतर है। अब वैक्सीन का जिक्र हो रहा है, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में तो वैक्सीन स्टार्ट हो गई, हमारे यहाँ पर अभी एक तो UHS का ट्रायल चल रहा है, 1-2 ट्रायल्स और चल रहे हैं। अप्रूव्ड वैक्सीन तो अभी पाकिस्तान में नहीं है, बट डिसीजन ये लिया गया है कि कोई 3 डिफरेंट वैक्सीन हैं जो एंड ऑफ मार्च पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी। इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि अब इतनी अवेयरनेस इस डिजीज के बारे में है और हम सबको पता है कि अल्टीमेट हल तो इसका वैक्सीन से ही आना है, क्योंकि आप इंसानी जिंदगी को बिल्कुल मुनक़ते करके ऐसे तो नहीं लोगों को जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर सकते जिसकी उनको साल की आदत नहीं है। ये वक्ती तौर पर हिफाजती इक़दाम लेने पड़ते हैं और ये लिए जाएंगे, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी, क्योंकि ये एक नई बीमारी है, एक नई वैक्सीन है, और आपको पता है मैसेंजर RNA वैक्सीन तो दुनिया में पहली दफा इस्तेमाल हो रही है, तो ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि वैक्सीन तमाम मसाइल का हल होगी। वैक्सीन के बाद कितनी देर मुदाफियत रहेगी, ये सब वो सवाल है जो वक्त के साथ इनका जवाब आना है, और इनके ऊपर बहस करने की अभी गुंजाइश नहीं है। दूसरी अहम बात जो मैं वैक्सीन के हवाले से कहूंगा कि इस वक्त एक बहुत सरासीनगी फैलाई जा रही है कि वैक्सीन के बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा माइनर हैं, और दुनिया में हर रोज हजारों की तादाद में लोगों को वैसे भी हार्ट अटैक होते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, सिनकपी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम कर जाता है, जिसकी कोई वजह हम आज तक नहीं देख सकते, क्योंकि ये वैक्सीन उन लोगों में ज्यादा इस्तेमाल की गई वेस्ट में जो नर्सिंग होम्स में थे, जो 60 साल की उम्र से ज्यादा थे, और ज्यादा लोग 75 साल की उम्र से ज्यादा थे। तो ऐसे लोगों में इस तरह के अनयूजुअल इफेक्ट्स वैसे भी कॉमनेस्ट होते हैं। सो अब जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो बाय लॉ आपको हर ऐसी चीज को नोट करना पड़ता है जो एक रूटीन से हटके है। तो अगर एक आदमी कल नॉर्मल था और आज उसको हार्ट अटैक हो गया और आज ही उसको वैक्सीन लगी है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली वैक्सीन की कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं हैं वैक्सीन के, अगर पाकिस्तान में खुसूसन हम बात करें
जो कि इस वक्त कैन साइनो वैक्सीन उसके ट्रायल्स हो रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि साइनो फार्म जो है वो पाकिस्तान में मिल जाएगी मार्च में। इन वैक्सीन के बारे में बताइएगा कि ये क्या तरीकाकार होगा जिसके ट्रायल्स हो रहे हैं, या फिर जो वैक्सीन यहाँ पर मिल जाएंगी वो किस तरह से स्क्रूटनाइज होंगी, क्या उनके प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके तरीके से फिर वो पाकिस्तान में आम लोगों को मिलेंगी? ये जो वैक्सीन हुकूमत दरामद करेगी, ये वैक्सीन बाजार में अवेलेबल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए लोगों को ट्रेन कर दिया गया है, इसके लिए सेंटर्स बना दिए गए हैं, इसको EPI से मुंसलिक कर दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल के लिए, ताकि पिलफरेज ना हो। हमने इसको नादरा से मुंसलिक कर दिया है। हर शख्स जिसको टीका लगेगा वो अपना अंगूठे का निशान लगाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर होगा ताकि उसकी आइडेंटिटी हो, और कहीं ऐसा ना हो कि लोग वैक्सीन लगा तो किसी और को दें और एंटर किसी और को कर दें। तो अपनी तरफ से तो हम अपनी तमाम हिफाजती इकदाम ले रहे हैं और इसको नादरा के डेटाबेस से भी मुंसलिक कर रहे हैं। फिर हमने ये भी प्लान कर लिया है कि इसमें कैसे पहली स्टेज में किन लोगों को वैक्सीनेट करना है, दूसरी स्टेज में किन लोगों को वैक्सीनेट करना है, और इसकी तमाम तर अखराजात और तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पे होगी। फेडरल गवर्नमेंट इसको इम्पोर्ट करेगी, और साथ ही साथ ये भी सोचा जा रहा है, जिसकी मेरा ख्याल है NCOC ने इजाजत भी दे दी है, कि चंद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसको दरामद करने की इजाजत दी जाए, ताकि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो लोग जिनका एतमाद सरकारी वैक्सीनेशन में नहीं होता, उनके लिए एक और ऑप्शन भी खुली रहे। सही, ये वैसे कोई जस्टिफाइड बात नहीं है, और वो लोग बहुत गलत हैं जो एतमाद नहीं करते सरकारी वैक्सीनेशन के ऊपर। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है और पूरी एक रिसर्च बेस्ड चीज़ भी है इसके ऊपर। तो डॉक्टर साहब, सरकारी वैक्सीन के ऊपर बिलाशुबा ट्रस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि एक तो ये आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, फिर एक पूरा सिस्टम होगा जिसके तहत इसको आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब पहले फेज में तो 3 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है, और ये बात बार बार मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग भी, मुख्तलिफ NCOC की तरफ से भी कहा गया कि हम हेल्थ वर्कर्स को लगाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा कि ये सेंटर्स बने और गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि सबको वैक्सीन लगे, खासतौर पर गरीब लोगों और ऐसे लोगों से जो शुरू करेंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते? जी हाँ, इसका जवाब बड़ा आसान है कि हमें तैयारी करने में, हमें सेंटर्स बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। इसमें सारी जो डिले होगी वो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कुछ फैसला किया हुआ है कि कोई मुल्क ये नहीं कर सकता कि उसके पास पैसे बहुत हैं वो तमाम वैक्सीन खरीद ले। तमाम दुनिया में इसको डिस्ट्रीब्यूशन का WHO के तहत एक निज़ाम होगा, और पहले मरहले में हर मुल्क की 20% आबादी को वैक्सीनेट करने की प्लानिंग है, क्योंकि ख्याल ये होता है कि वो 20% सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग हैं। तो यही प्लान हम भी कर रहे हैं। हमने अपने मुताबिक एज की एडजस्टमेंट्स की हैं, जैसे वो 75 साल को काउंट करते हैं, तो हमारे यहाँ तो 75 साल से ऊपर लोग बहुत कम पहुंचते हैं उस उम्र को। हमारी एवरेज एज 62-63 साल है। तो हमने 60 साल की हद मुकर्रर की है कि पहले हम 65 से ऊपर और दूसरी में 60 से ऊपर लोगों को लगाएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स में सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं आते, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे प्लेस्ड होते हैं, जैसे पुलिस है, जैसे आपके फर्स्ट एड के अराकीन है, जैसे 112 के लोग हैं, जैसे हॉस्पिटल के रिसेप्शन के लोग हैं, ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं। ये सब लोग फर्स्ट लाइन वर्कर्स में शुमार होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन पब्लिक से होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इससे आगाह नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने अवेलेबल करनी है। जो ही हमें वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी के साइज मालूम होते जाएंगे, हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और हमें सेंटर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी EPI के प्रोग्राम के तहत बहुत से वर्कर्स भी हैं। तैयारी तो भरपूर है, बड़ी अच्छी बात है, तैयारी होनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ आपने शुरू में कहा था कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये एक बड़ा मामला है, पाकिस्तान की जो आवाम है उसके अंदर ये अवेयरनेस फैलाना कि वाकई कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके लिए भी कोई एडवाइजरी बोर्ड ने प्लान बनाया था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आप परेशान ना हो, डरे मत? जी बिल्कुल, हमने प्लान बनाया है जिसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी है, हम पोस्टर्स भी बना रहे हैं। मैंने ये कतई नहीं कहा कि साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने कहा कोई सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक इसके नहीं हुए, और जो बहुत से सीरियस साइड इफेक्ट्स एल्डरली पॉपुलेशन में कहे जा रहे हैं वो ये डिटरमिन करना बिल्कुल नामुमकिन है कि क्या वो डायरेक्टली इस वैक्सीन की वजह से, या जिस तरह ओल्ड एज में हमें बहुत सी बीमारियां लाहक होती हैं, क्या वो वही हैं।
बिल्कुल सही। तो अवेयरनेस प्लान भी बनाया जा रहा है लोगों को, ताकि मेक श्योर किया जाए कि वो इस वैक्सीन को एक्सेप्ट करें मेंटली भी, और ऑब्वियसली वो वैक्सीन के लिए अपने आप को पेश भी करें कि उनको लगवाएं। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शौकत, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप इस पोषण को बड़ा क्लियरली हमारे तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे ही तमाम वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे वो ट्रायल पीरियड में इस वक्त हैं या उसके बाद जब ये फॉर्मली कमर्शियली लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से जिस तरह 20% कह रहे हैं, तो मतलब अगर पाकिस्तान की 20% अगर वैक्सीन मिल जाती है इस साल के अंदर तो ये भी बड़ी पॉजिटिव चीज होगी, बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे मेजॉरिटी अवाम इसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि उससे बच जाएगी। बिल्कुल, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर, तो लेट्स सी कि वो क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के दिन की मुनासिबत से बात करेंगे। दिलकश और सुरीली आवाज रखने वाली पाकिस्तान की नामवर गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े आज 8 बरस बीत चुके हैं, और इस सिलसिले में आज 19 जनवरी को उनकी बरसी मनाई जा रही है। 1958 को कराची में पैदा होने वाली महनाज का असल नाम कनीज फातिमा था। उनके उस्ताद अमरा बंदो खान के भतीजे नज़ीर ने उन्हें महनाज का नाम दिया, और महनाज ने मौसीकी की तरबियत मेहदी हसन बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर से हासिल की, और अमीम इमाम ने उन्हें अवाम से मुतारिफ कराया, जिसके बाद मशहूर मौसीकार ए हमीद ने महनाज को फिल्मी दुनिया में आने की दावत दी। हदायतकार नज़रुल इस्लाम की फिल्म हकीकत में उन्होंने बतौर गुलकारा पहला गाना गाया, और जिसके बाद जल्द ही महनाज फिल्मी दुनिया की मकबूल तरीन आवाज़ बन गई, और उनकी आवाज़ हर मौसीकार ने ज़रूर कहीं ना कहीं अपने फिल्म में शामिल की, और उनके लिए वो किसी एजाज़ से कम नहीं थी। और 350 से ज़ायद फिल्मों के लिए उन्होंने 500 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड करवाए, और बड़े ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। हुकूमत पाकिस्तान ने मौसीकी के शोबे में महनाज की इन्हीं खिदमात के एतराफ़ के तौर पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया, और उन्हें उनकी गायकी पर और भी मुतादिद एजाज़ात से नवाजा किया, जिनमें 10 निगार अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड, 7 ग्रेजुएट अवार्ड और फिर एक सरकारी टीवी अवार्ड भी शामिल हैं। और महनाज ने 1977 से 1983 तक मुसलसल 7 साल तक निगार अवार्ड हासिल किया, जो अब तक कोई नहीं कर सका, और वो खुद अपने आप में एक मुनफरिद एजाज़ भी थी, और फिर तवील अरसे से हाई ब्लड प्रेशर और लंग्स इन्फेक्शन में मुब्तला थी। फिर 2013 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली, और इसके साथ साथ आपको हम ये कहेंगे कि उनकी कमी इंडस्ट्री में तो ज़रूर महसूस होती है, क्योंकि उन जैसा नाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन जी। और एक ज़बरदस्त गुलकारा थी, पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त गुलकार आए हैं, उनमें इनका नाम भी उसी लिस्ट में शामिल है। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया, और आज भी अगर बात की जाए ना सुरीली आवाज़ की, तो महनाज का नाम जो है हमेशा से याद भी किया जाता है, उनका जिक्र भी किया जाता है। तो हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। उनके फैंस जो हैं, उनके जो मद्दाह हैं, आज भी उनको याद कर रहे हैं। उनके लिए खराज तहसीन आज हम उनको इसी वजह से पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इसी के साथ नाज़रीन हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। छोटी सी ब्रेक ले ले, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया में बहुत से शाहकार बनाए जाते हैं, उसी की कड़ी में एक हमने देखा ये अहम स्टोरी बन गई है। कदीम मिस्र में फ़िरौन की मशहूर मलिका नफरतीती का एक नायाब मुजस्समा बनवाया गया है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए यानी लगभग $46,200। लेकिन इसमें ये कोई आम शाहकार नहीं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसे 2 साल की मुद्दत में 60,000 मक्खियों की मदद से बनवाया गया है। बिल्कुल, और ये मक्खियाँ आपको पता है ट्रेन भी नहीं हो सकती, कुछ ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की गई जिसके तहत ये मुजस्समा जो है वो बनाया गया। इसे स्लोवाकिया के नौजवान फनकार टॉमस लिबर्टी ने बनाया है, जो शहद के छत्ते के मोम से तैयार किया है, और फिर करीब से देखने पर इसमें 6 जहती खाने भी दिखाई देते हैं। लेकिन मक्खियों को नहीं मालूम था कि वो अपना छत्ता नहीं बल्कि छत्ते के खामाल से एक मुजस्समा काट रही हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि मक्खियां ना तो ट्रेन थी, ना ही उनको बताया गया था, ना ही उन्होंने बॉदर किया कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन ये उस आर्टिस्ट का कमाल था, उनको ट्रैप करके ये मुजस्समा बनवाया गया है बेसिकली, कि उनको एक नेचुरल वो काम कारी थी। अब टॉमस इंसान और फितरत के अनुमान से पहले शहद की मक्खियों से कई मुजस्समे और शाहकार भी बनवा चुके हैं, मतलब ये पहले भी वो ऐसे कर चुके हैं। गुज़िश्ता 2 बरस से वो अपने एक मनसूबे पर कारबंद थे, जिसमें मलिका नफरतीती का मशहूर मुजस्समा भी शामिल है, और इसे उन्होंने हमेशगी इंटरनेटी का नाम भी दिया, जो मुकम्मल तौर पर मक्खियों ने तामीर किया है। और पहले उन्होंने लोहे के तारों से मलिका नफरतीती का एक 3D खाका तैयार किया, और उस ढांचे पर किसी तरह मक्खियों को
राग़िब किया। अच्छा, और फिर मक्खियां अपनी समझ के तहत छत्ता बनाती रहीं और धीरे धीरे एक मुजस्मे की शक्ल ढल गई और इस तरह 2 साल के मुसलसल सब्र से हजारों मक्खियों ने एक खूबसूरत मुजस्मा जो है वो काढ़ा और फिर हतमी सूरत जो है वो हैरत अंगेज शाहकार के तौर पर था, लेकिन उसे बनाना आसान ना था क्योंकि इस सफर में कई मरतबा मुजस्मे की शक्ल बिगड़ भी गई, फिर उसे दोबारा बनाना पड़ा, फिर उसको स्टूडियो के अंदर रीडिजाइन किया गया, री टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की गई और अगर इसे कोई खरीदना चाहे तो वो 70 लाख रुपए की रकम अदा करके इसे खरीद सकता है। लेकिन ये मजमा बताता है कि शहद की मक्खियां हमारे लिए कितना कीमती काम भी कर सकती हैं, क्योंकि दुनिया की निस्फ से ज़ायद फसलों की बारावरी में मक्खियों का गैर मामूली किरदार हमेशा शामिल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कि गैर मामूली किरदार जहाँ पर हैं वहीं पर इनका एक और किरदार डाला जाए, आर्टिस्ट बना दिया जाए। इनको आर्टिस्ट बना भी दिया गया और वो शाहकार तैयार भी है। 70 लाख रुपए का ये मुजस्मा है जिसमें एक यूनिक बात जैसे कि हमने बताया मक्खियों से बनाई गई है। तो एक इंटरेस्टिंग जी डेवलपमेंट थी और ये आर्टिस्ट जो हैं इन्होंने बड़े तरीके से इनको मैनेज करा के अब मुजस्मा तो बना लिया है। तो ये मेरे ख्याल में एक आर्टिस्टिक की दुनिया में एक नया एडिशन हो। सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ नाज़रीन हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलना है, एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के BRT प्रोजेक्ट जो 13 अगस्त 2020 को उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, लेकिन मंसूबे के ना तो स्टेशन पे वॉशरूम मुकम्मल हो सके, ना ही आमदन का जरिया बनने वाले कमर्शियल मुकम्मल हो सके, ये वो तमाम कमर्शियल प्लाजाज मुकम्मल हो सके, वो ये तमाम लिंक्ड प्रोजेक्ट हैं और ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको BRT का प्लान का हिस्सा बनाया गया था और उस पूरे के पूरे एक प्रोजेक्ट के अंदर ये इंक्लूडेड था। एग्जैक्टली और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का ये मेगा प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू हुए 5 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी भी बस स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए जो सहूलियात थी वो भी नहीं मिल सकी। बसेस का मामला अपनी जानिब जो कि ख़राब भी हुई, फिर उनमें आग भी लग गई, फिर बीच में रुकावट भी आई। अब ये इस वक्त सिचुएशन क्या है BRT मनसूबे की, किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काम किया जा रहा है और किया जाना चाहिए जो कि लेट हो चुका है। तर्जुमान BRT उमैर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर खान साहब। बहुत शुक्रिया उमैर खान साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये BRT मनसूबा पहले तो जब शुरू हुआ वो ऑलरेडी बहुत लेट था, क्योंकि सारा पाकिस्तान देख रहा है कि BRT मनसूबे पर बहुत बात हुई है, इस पर बहुत से क्वेश्चंस भी बने कि किस तरह से इसको मुकम्मल किया गया। अब ये बताइएगा मुकम्मल तो ये हो चुका है लेकिन अभी भी यही बात की जा रही है कि यह अधूरा है, आखिर क्यों है अब तक अधूरा, क्यों नहीं काम मुकम्मल हो सका अब तक? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट बिल्कुल मुकम्मल है, या अधूरा होता या मुकम्मल होता, दरमियान में पॉसिबिलिटी है नहीं। एक तो प्रोजेक्ट मुकम्मल, हमारी प्रायोरिटी थी कि हम लोगों को जल्द अज जल्द पुराने जो सूदा निज़ाम है उससे निजात हासिल दिला के उनको बेहतरीन सफरी सहूलत दे सके, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया उसको मुकम्मल किया गया। जहां तक भी बात जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो पैरेलल चल रहे हैं, बिकॉज जो विजन है वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने का है, सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन का है, ताकि वहां पे जो है कारोबारी सरगर्मियां का आगाज हो सके, माशी सरगर्मी का आगाज हो सके, ताकि लोगों को फर्दर और एम्प्लॉयमेंट भी मिले और अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो। तो जहां तक ये वॉशरूम्स की और पार्क एंड राइड प्लाजास की बात, वो तो पैरेलल शावर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है। जहां तक ये बात बसेस की, बसेस बिल्कुल बिला तातुल सर्विस जा रही है। मजीद आपके तवज्जो से बताऊं कि 30 आर्टिकुलेटेड बसेस भी तैयारी के आखिरी मराहल में इन करीब वो भी पेशावर पहुंच जाएंगी और सर्विस में ऐड हो जाएंगी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें। सर्विस बिल्कुल बिला तातुल जारी है, बेहतरीन सर्विस है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है उसमें, बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब से इफ्तिताह हुआ है उमैर साहब, हमने ये तो देखा है ना कि इश्यूज आए हैं, वो BRT में आग लगने के हवाले से। आपने कहा पार्क एंड राइड प्लाजाज में टाइम लगेगा और वो साथ साथ काम चल रहा है, लेकिन वॉशरूम्स तो कोई मुनाफा बस एलिमेंट नहीं था इस प्रोजेक्ट का, वो तो बेसिक फैसिलिटी थी जो प्रोवाइड की जाना थी बस सर्विस स्टेशंस के ऊपर, और आपने कहा फरसूदा निजाम से बाहर निकालना था। लेकिन अगर बेसिक चीजों के ऊपर ही काम नहीं हुआ तो फिर कैसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट है? मैम देखें, बेसिक चीजें वॉशरूम से डिपेंडेंट नहीं होती। प्राइमरीली मैं आपको बताऊं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉशरूम्स, एक जो स्टेशंस के बाहर हैं और एक जो स्टेशंस के अंदर हैं। BRT के जितने भी स्टेशंस हैं, 30 स्टेशंस, उसमें जो विद इन द स्टेशन वॉशरूम्स हैं बिल्कुल ऑपरेशनल हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। जहां तक भी बात एक्सटर्नल वॉशरूम्स की,
जो पीडीए बना रहा है उसमें से भी 5 वॉशरूम्स ऑपरेशनल हैं जो हमारे कंट्रोल में है। रिमेनिंग आर बीइंग डन बाय द पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और उस पर वो काम कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन इश्यूज, लेकिन उसके बावजूद वो काम चल रहा है, ये नहीं कि काम रुक गया है। तो कभी भी वॉशरूम को प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट उस तरह नहीं किया जा सकता कि प्रोजेक्ट में अनाउंस नहीं किया जाना चाहिए ना उमैर साहब, ये भी तो शॉकिंग थिंग। लेकिन we're not saying कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, but it should be part of the project if that's not your priority. This is a part of the project. Primarily जो वॉशरूम स्टेशंस के अंदर हैं वो बिल्कुल ऑपरेशनल हैं। You can send anybody to visit, किसी को भी भेज के देख लें। जो बाहर हैं, जो स्टेशंस के बाहर हैं, उसमें से भी 5 ऑपरेशनल हैं। जो रिमेनिंग है वो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है। उस पे ये कि किसी किस्म का कोई डिले नहीं करे, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर जब तक नहीं बनेंगे तो तब तक वैसी हालत में होंगे, उस पे काम चल रहा है। सही। अच्छा उमैर साहब ये बताइएगा कि जो आपने कहा वॉशरूम के जो स्टेशन के अंदर हैं वो तो ठीक हैं, बाकी बाहर का काम जो है वो साथ साथ चल रहा है, कमर्शियल प्लाजा भी साथ साथ चल रहे हैं। जो बसेस की बात थी, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जब आग लग गई, मामला आया, रुकावट आई बीच में, उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई हुई कि आखिर क्यों लगी? क्या वो बसेस की जो थी वो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम था या कोई और वजह थी? क्योंकि उस पर कहा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन होंगी। 24 अक्टूबर को सर्विस दोबारा रिज्यूम की गई ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बस मैन्युफैक्चरर कंपनी। जो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनके जो माहिरीन थे, जो चीनी माहिरीन थे, वो भी पेशावर पहुंच चुके हुए थे। एक माह वो भी यहाँ पे तमाम बसों की जामे तहकीकात उन्होंने मुकम्मल की। जो कैपेसिटर्स और कंट्रोलर्स बसों में नस्ब थे उसमें गैर मामूली करंट की तरसील थी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने का सबब बना हुआ 1 से 2 बसेस में हुआ। मजीद आपके तवज्जुह से बताऊं कि बसेस के हर बस के अंदर बिल्ट इन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट हो तो सेल्फ एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब कुछ बसेस में सेल्फ एक्सप्लोड हुए, 2 बसेस में सेल्फ एक्सप्लोड हुए, तो वो अपेरेंटली लगा ऐसे जैसे कि उसमें आग लगी है, लेकिन वो आग को रोक लिया गया था। तो बुनियादी वजह थी कि करंट की गैर मामूली तरसील थी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, लेकिन उस सिस्टम को खत्म कर लिया गया है। उसमें बेहतरीन और मतलब उसकी जो रिप्लेसमेंट है, कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटर्स है, कंट्रोलर्स, उनकी कैपेसिटी एनहांस कर दी गई है, रिप्लेस कर दी गई है। 12 साल तक वैसे भी बसेस वारंटी में हैं और का देरपा हल तलाश कर लिए। ये नहीं कि कोई शॉर्ट टर्म हल है, देरपा हल है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सर्विस इस तरह बिला तातुल जारी रहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब जाते जाते ये भी कह दीजिएगा, जैसे आपने सॉर्ट ऑफ खुशखबरी सुना दी पेशावर के अवाम के लिए कि 30 और बसें आ रही हैं, दैट मीन्स कि ये सर्विस और विजिलेंट और बेहतर हो जाएगी पेशावर के लोगों के लिए ट्रैवल करने में। तो टोटल कितनी बसें हो जाएंगी और वो कब तक आ जाएंगी? 128 के करीब अभी बसेस चल रही हैं जी, और ये जो 30 नई बसेस हैं ये 18 मीटर की होंगी। 18 मीटर की एक बस की कैपेसिटी 125 लोगों की है और ये वैसे भी हाइब्रिड है। तो इंशाल्लाह ताला बाय दी बिगिनिंग ऑफ मार्च आप देखेंगे कि ये बीआरटी सिस्टम में शामिल हो चुकी होंगी और इसको हम एक्सप्रेस रूट पे चलाएंगे। एक्सप्रेस रूट का मकसद ये है कि लोगों को सबसे ज्यादा मकबूल तरीन, जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, वो एक्सप्रेस रूट है पेशावर बीआरटी का, जिसपे 30 स्टेशन पे स्टॉप नहीं होता, 10 से 12 स्टेशन पे बस स्टॉप होती है और उनको टाइमली जो है वो आगे अपनी मंजिलों पे पहुंचा देती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्च के शुरू में ये बसेस पाकिस्तान पेशावर पहुंच जाएंगी। बिल्कुल ठीक, और आई थिंक ये जरूरी भी है, खास तौर पर जिन्होंने डेली बेसिस पर लंबा ट्रैवल करना होता है, और ये बसें जब ऐड ऑन हो जाएंगी तो एक बर्डन भी कम होगा और लोगों को आसान सफरी सहूलियात जो है वो मिल भी सकेंगी। उमैर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे से, और जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है साथ साथ काम चल रहा है और होपफुली जल्द ही वो भी कंप्लीट हो। लेकिन साथ साथ जो बेसिक है वो काम मुकम्मल हो चुका है, बसेस चल रही हैं और जो रूट है उस पर काम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ये जरूरी था, जो कि एक ऑपरेशनल चीज होती है। वॉशरूम भी चल रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी साथ साथ जो चलते हुए मुकम्मल भी हो। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे, जिसमें हम आज आपको तिब्बी फायदे बताने जा रहे हैं चुकंदर के। चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो शलजम से मिलती जुलती है और गहरे सुर्ख रंग की होती है, और इसका रंग इतना तेज होता है कि जब इसे पकाया जाता है तो सारा जो आपकी जो हंडिया है वो सुर्ख हो जाती है। और बल्कि मैंने तो ये देखा कि अक्सर आपके हाथ के मुंह के ऊपर भी, मुंह के अंदर भी इसका कलर आता है, इसके आपके हाथ जो है वो भी सुर्ख हो सकते हैं। गहरे सुर्ख रंग की ये सब्जी ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है बल्कि कई अमराज दूर करने में भी मुफीद है, और ईरान में इसकी जो इसको काफ़ी ज़्यादा शौक से मतलब खाया पिया जाता है। और इसके अलावा इसकी जो हमने ओवरऑल देखा है कि सब्जियों में ये इतनी रूटीन में पकाई नहीं जा रही है,
लेकिन अक्सर सैलेड में इसका इस्तेमाल ज्यादा सैलेड में इस्तेमाल ज्यादा होता है। बहुत से लोग इसका जूस बड़े मजे से पीते हैं और आयरलैंड के लोग तो इसके पत्ते भी बहुत शौक से खाते हैं और वहां पर डेंसल समेत पकाकर खाने का रवाज भी है। ये सेहत बख्श सब्जी कई अमराज से छुटकारा देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और खासतौर पर सर्दियों के सैलेड में ये लाजमी शामिल होती है। इसको बॉयल करके भी अक्सर लोग जो है वो खाते हैं। वो कुछ कहा जाता है कि इसका जायका थोड़ा सा कसमैला सा होता है, तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के अगर आप बॉयल कर लेंगे तो वो आपको ज्यादा मजेदार लगेगी। ये जो तरीकाकार तो इसके खासे ज्यादा हैं जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। गर्मियों में आमतौर पर लोग इसे गाजर के जूस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और इसकी इफादियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। फिर चुकंदर में शक्कर के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन पाया जाता है, जिससे ओवरऑल कहते हैं ना कि हमारे वैसे भी कुदरती जितनी भी सब्जियां हैं, खुराक जितनी भी है उसमें कुदरती तमाम ये पोटेशियम और विटामिन मिनरल्स होते हैं जिससे आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। चुकंदर को खाने या उसका जूस बनाने से पहले ये अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। ये बहुत बार कहा जाता है खास तौर पर चुकंदर के लिए। फिर इसे फ्रिज में स्टोर नहीं किया जाता। फ्रिज वाला जो जूस होता है वो नुकसानदेह होता है और इसको डिफरेंट वो जैसे कहते हैं ना कोलैबोरेशन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गाजर के अलावा माल्टा, किन्नू, आड़ू, सेब भी हो सकता है, उसके जूस के साथ भी आप उसको मिक्स कर सकते हैं। और तिब्बी फायदों का अगर बात जिक्र करें तो दिमागी ताकत के लिए ये काफी मुफीद साबित होता है। मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन फराहम करता है और दिमाग के जो मसल्स हैं दैट मीन्स कि एक तो आपकी एनर्जी बूस्ट होती है और जो फंक्शन करने का एक तरीका होता है दिमाग का वो थोड़ा स्पीडी हो जाता है। और इसके अलावा भी चुकंदर को जिस तरह से मैंने बताया कि सैलेड में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ब्लड प्रेशर के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखता है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल के बाज़ मसाइल जैसे स्ट्रोक, दिल के दौरे और इसके साथ साथ अगर आपको बीपी का मसला है तो आप इसको रूटीन में अगर आपको सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल में काफ़ी इसका फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट डिजीज़ से तो आप बच ही सकेंगे। इसके साथ साथ जैसे हमने जिक्र किया कि दिल की बीमारियों को और ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। लेकिन जो एक्सरसाइज फ्रीक्स होते हैं, और फ्रीक्स में इसलिए कह रही हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपनी लाइफ, एथलीट्स जिन्हें कह लें फॉर एग्जांपल, जो प्रोफेशनल एक्सरसाइज करने वाले होते हैं तो उनकी कारकर्दगी में ये इजाफा करता है और फिर एथलेटिक कारकर्दगी को न सिर्फ बेहतर करता है बल्कि जिस्मानी नशो नुमा के लिए भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जिसम की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की सलाहियत को बेहतर करता है और खासतौर पर कोविड के दिनों में अगर आप चुकंदर मुसलसल खा रहे हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल जिसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब होता है कोविड से, वो बेहतरीन रहेगा। और इसके साथ साथ चूंकि ऑक्सीजन इससे आपकी बेहतर हो सकती है, फिर आप जल्दी थकावट भी महसूस नहीं करते और इंसान ज़्यादा देर तक इसमें वर्जिश भी जारी रखता है। और इसके अलावा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बड़ी मदद करता है। निज़ाम जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म जिसे कहते हैं, वो बड़ा बेहतर हो सकता है। निज़ाम इंहिज़ाम जी, वो आपका वर्ड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू। वो जो आपका अगर ये बेहतर हो जाए अगर आप ये खा लें, और फिर जो कि हमने अक्सर के मोजी बीमारियों में बड़ा फायदेमंद है, तो उसमें सबसे ऊपर कैंसर है जिसको ख़त्म करने की इसमें सलाहियत भी है। बिल्कुल, और एंटीऑक्सीडेंट्स के भरपूर अज्जा जो हैं वो चुकंदर के अंदर पाए जाते हैं। तो फिर अगर अभी तक आपकी ये खुराक का हिस्सा नहीं है, वो जूस की सूरत में हो या सैलेड की, तो ज़रूर शामिल कर लें। और ज़रूरी नहीं है आप पूरे चुकंदर खाएं, आप थोड़ा सा भी खा सकते हैं और उसका आपको फ़ायदा होगा। चलें जी, ये तो हो गया चुकंदर का फ़ायदा। इसके साथ ही आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।